नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दिल्ली दंगे की नई चार्जशीट खुल गई है और सारा खेल अब डिकोड हो चुका है। इस साजिश के कई पन्ने बड़े विस्फोटक हैं। इसमें सब कुछ दर्ज है। कैसे दिल्ली में कुछ मुट्ठी भर लोगों ने शहर का अमन और चैन दंगों की भट्टी में झोंकने की कोशिश की। जो मोदी के फैसलों के विरोधी रहे, जो मोदी से चुनाव में हार गए, वो दंगे के सहारे हो गए। इस साजिश के बहुत से चेहरे और मोहरे अब एक्सपोज हो गए हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिए और फिर आप समझ पाएंगे कि मामला कितना सीरियस है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। ये रिपोर्ट उसी पर आधारित है। अमेरिका में ट्रंप के साथ कैपिटल हिल में एक प्रयोग हुआ। दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर ट्रैक्टर मार्च का प्रयोग हुआ। आंदोलन के तमाम प्रयोग में एक प्रयोग फरवरी 2020 में भी हुआ था। दिल्ली का दंगा इन्हीं प्रयोगों का फर्स्ट चैप्टर था। ये हम नहीं कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस की सप्लीमेंट्री चार्जशीट की रिपोर्ट देखने के बाद अदालत कह रही है। शुरुआती तौर पर लगता है कि उमर खालिद ने दिल्ली में दंगे भड़काए। उमर खालिद पर मुकदमा चलाने के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। ताहिर हुसैन के ड्राइवर राहुल कसाना का बयान महत्वपूर्ण। राहुल कसाना ने बताया, ताहिर हुसैन और उमर खालिद संपर्क में थे। 8 जनवरी 2020 को दिल्ली के शाहीन बाग के एक दफ्तर में दोनों की मुलाकात। ताहिर हुसैन ने सीएए का विरोध करने वाले और दंगों में शामिल लोगों को पैसे बांटे। फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे, जिसमें दिल्ली पुलिस ने कड़कड़ुमा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। पहली चार्जशीट आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ की। इस मामले में पुलिस ने पूरी जांच के बाद जो सबूत, जो गवाह इकट्ठे किए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ताहिर हुसैन का ड्राइवर राहुल कसाना। राहुल कसाना के बयान से ही इन तीनों, जिसमें उमर खालिद, खालिद सैफी और ताहिर हुसैन ने कैसे मिलकर दिल्ली में दंगे की साजिश रची। अदालत में रखी गई दिल्ली पुलिस चार्जशीट की पूरी डिटेल आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताएगी। उससे पहले 11 दिसंबर की टिकरी बॉर्डर की इस तस्वीर को भी दिखाना आपको जरूरी है। जम्मू में किसान थे और बगल में दंगाए। कुछ किसान नेता आंदोलन के मंच पर इनकी तस्वीर लगाकर इन्हें पवित्र आत्मा बता रहे थे, इनकी रिहाई के लिए आवाज उठा रहे थे। लेकिन अदालत के इस आदेश के बाद सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया और जो नेता इनकी रिहाई की पैरवी कर रहे थे, उनका एजेंडा भी बेनकाब हो गया। इसलिए उन सभी भोले भाले किसान जो बहकावे में आकर खालिद सैफी के समर्थन में नारे लगा रहे थे, वो उनकी असलियत को देख लें और समझ लें। अदालत ने ताहिर हुसैन के ड्राइवर राहुल कसाना के जिस बयान को षड्यंत्र का आधार माना है, उस बयान को सुनिए। मैं दिल्ली दंगों से पहले ताहिर हुसैन के ड्राइवर के तौर पर काम करता था। ताहिर सीएए वाले धरनों में जाकर पैसे बांटता था और 8 जनवरी को जामिया में ये एक ऑफिस में गया। मैं बाहर खड़ा था। उसके बाद बाहर उमर खालिद और खालिद सैफी आए, जिसके 1 घंटे बाद ताहिर बाहर आया और 1-2 दिन बाद मुझे नोएडा अपने दोस्त नितेश के पास आरटीजीएस का फॉर्म लेकर भेजा था। राहुल कसाना ने अपने बयान में बताया कि ताहिर दिल्ली में अलग अलग जगह पर जो सीए के प्रोटेस्ट हो रहे थे, वहां पर जाया करता था और वहां पर पैसा बांटा करता था। यही नहीं, 8 जनवरी को शाहीन बाग में ताहिर हुसैन एक मीटिंग के लिए गया था और उस मीटिंग में उमर खालिद और खालिद सैफी भी पहुंचे थे। और हमें जो जानकारी मिली है, इसी मीटिंग में दिल्ली के अंदर दंगे भड़काने की पूरी प्लानिंग और पूरी साजिश रची गई थी। ये वो बयान है जिसने दिल्ली दंगे की साजिश की कड़ी का पहला ताला खोल दिया। पुलिस ने इस बयान के आधार पर ताहिर हुसैन से जब पूछताछ की तो षड्यंत्र का पूरा टेप खुद ब खुद बजने लगा। ताहिर हुसैन ने दंगे की प्लानिंग की पूरी टाइमलाइन खोल कर रख दी, जिसमें उसने ये भी बताया कि कैसे वो खालिद सैफी और उमर खालिद के संपर्क में आया और दिल्ली के दंगे को अंजाम दिया गया। सुनिए ताहिर हुसैन का वो कबूलनामा।
मैं यूनाइट अगेंस्ट हेट ग्रुप से जुड़े खालिद सैफी और उसके जरिए जेएनयू के उमर खालिद से जुड़ा हूँ और उसके भाषण सुनता था। खालिद ने मुझसे कहा था सीएए में बड़ा दंगा करेंगे जिससे सरकार हिल जाएगी। मैं अपने इलाके में लड़के तैयार रखूं। 8 जनवरी को खालिद सैफी ने मुझे शाहीन बाग में उमर खालिद से मिलवाया। उमर ने कहा कुछ बड़ा धमाका नहीं करेंगे तब तक केंद्र सरकार नहीं हिलेगी। 370 और राम मंदिर पर हम चुप रहे, पर सीएए वापस करा कर रहेंगे। तब तक सरकार घुटनों पर नहीं आएगी जब तक बड़ा धमाका नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे देश में कितनी आग लगानी पड़े, विदेशों में सरकार की बदनामी हो, इसके लिए कितने घरों में आग लगानी पड़े, कितने हिंदुओं को मारना हो, मारेंगे। मीटिंग के दौरान यह भी तय हो गया था कि दिल्ली के अंदर उस वक्त दंगे भड़काए जाएंगे जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर होंगे और दिल्ली में जब दंगे भड़केंगे तो पूरे विश्व के अंदर भारत की इमेज खराब होगी और मोदी सरकार अपने घुटनों पर आ जाएगी। इस चेहरे को याद कीजिए, आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा, जिनके शरीर पर 51 जख्म मिले थे। उनकी मौत कैसे हुई आप समझ गए होंगे। दिल्ली को जलाना है, पूरी प्लानिंग की गई थी। अंकित नहीं 52 लोग दिल्ली के दंगे में मारे गए थे। पहली कड़ी का पता चल चुका है, अब कानून सबका हिसाब करेगा। ताहिर ने कैसे दिल्ली के दंगों की प्लानिंग की, कहां से पैसा आया, किसने मदद की, आगे उसका भी खुलासा करेंगे। उससे पहले दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड और दंगे के आरोपी नंबर 1 उमर खालिद का कबूलनामा भी सुन लीजिए। उमर खालिद ने अपने बयान में बताया कि जब नागरिकता संशोधन बिल पास हुआ तो पहले उन्होंने जंतर मंतर पर कुछ छात्रों के साथ आंदोलन किए। जब उस आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ा तो एक साजिश रची गई जिसके अंदर उमर खालिद ने ताहिर हुसैन और खालिद सैफी के साथ मिलकर ये बात कही कि इस तरीके के आंदोलन से कुछ होने वाला नहीं है, कोई बड़ा धमाका करना पड़ेगा। 16-17 फरवरी की शाम को हमने मीटिंग करके योजना बनाई कि दंगा ही एकमात्र तरीका है। सरकार पर दबाव बनाकर इस कानून को वापस करवा सकते हैं। इसके लिए मैंने लोगों से कहा, आप अपने पास पत्थर, तेजाब, पेट्रोल और हथियारों को इकट्ठा करके रखें। जब ज़रूरत पड़ेगी तब इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद 23-24 जगह चल रहे दिल्ली के प्रदर्शन में शामिल हुआ। उसके बाद अमरावती महाराष्ट्र भी गया, जहां पर मैंने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान 24 फरवरी को हम सबको सड़क पर आकर अपनी ताकत दिखाकर भारत सरकार पर दबाव बनाना होगा। इसी योजना के तहत ट्रंप के दौरे के दौरान जगह जगह प्रदर्शन और दंगे कराने शुरू कर दिए और देखते ही देखते नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में दंगा फैल गया। इस तरीके से हमने दिल्ली में दंगे करवाए। मेरे भाषण को मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर देख सकते हैं। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है। हमने औकात से बाहर निकलने की कोशिश करी तो जैसे हमारी दादियां शाहीन बाग की तुम्हें औकात पे ला रही है, तुमसे वादा रहा तुम्हें औकात पे लाएंगे। और अमित शाह जो क्रोनोलॉजी समझाते हैं तो उनको भी एक क्रोनोलॉजी समझा के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। सीए जाएगा, उसके बाद एनपीआर जाएगा, उसके बाद एनआरसी जाएगा और उसके बाद ये लोग सत्ता से जाएंगे। आप तमाम लोग जो है मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लड़ते रहिए, जज्बा बनाए रखिए, जीत हमारी होगी। चार्जशीट में जो कबूलनामा किया गया है उससे तो यही लगता है कि सीए और एनआरसी तो सिर्फ जुबान पर था, इसकी आड़ में दंगा करना मेन मकसद था, जिसकी पूरी क्रोनोलॉजी उमर खालिद ने बना रखी थी। इसमें उसकी मदद राइट हैंड खालिद सैफी ने की। सैफी ने दिल्ली दंगे को पूरा फाइनेंस किया। ताहिर हुसैन ने अपने कबूलनामे में उस पूरे सीक्वेंस को बताया है कि किसने उसे पैसे दिए, कहां से हथियार खरीदा गया, लड़के इकट्ठा किए और दिल्ली में खून खराबा किया गया। उमर ने कहा, पैसों की चिंता मत करना, दिल्ली के कई साथी और पीएफआई के लोग पैसों का इंतजाम कर रहे हैं। आप बस बड़े दंगे के लिए लड़के तैयार करो, दंगे के लिए सामान खरीदो
पैसों की चिंता मत करना, पैसे खालिद आप तक पहुंचा देगा। फिर खालिद ने मुझे 25,000 रुपए दिए जो मैंने अपने इलाके में गुलफाम को दिए, जिस पर गुलफाम को लड़के तैयार और असलहे खरीदने को कहा, जिस पर गुलफाम ने कहा उसके पास लाइसेंसी पिस्टल है। इस पर मैंने उसे 15,000 रुपए दिए। कुछ दिन बाद गुलफाम ने बताया उसने 100 कारतूस खरीद लिए हैं, कुछ उसके पास पड़े हैं। कुछ दिन बाद सैफी का फोन आया और तैयारी के बारे में पूछा। मैंने बताया मेरी पूरी तैयारी है। तो उसने कहा उमर भाई ने कहा है इसी महीने दंगे शुरू कर देंगे, ट्रम्प भारत आएगा तभी दंगे शुरू कर देंगे, पूरे संसार का ध्यान भारत पर जाएगा। फिर 23 फरवरी को हमने दंगे शुरू कर दिए। मैं अपनी लाइसेंसी पिस्टल पहले ही बरामद करा चुका हूँ, कुछ घर की छत पर रखे हैं, उन्हें बरामद करा सकता हूँ। मतलब दंगे कराने के बाद खुद को कैसे बचाना है उसकी भी ताहिर ने प्लानिंग कर ली थी, लेकिन सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। ताहिर ने जो बात कबूल की है उन बातों को खालिद सैफी ने भी कबूला है और दंगे की चिंगारी को भड़काने का पूरा फॉर्मूला बताया है। दंगे के आरोपी नंबर 2 से सुनिए दंगे की प्लानिंग का कबूलनामा। 8 जनवरी को मैंने ताहिर और उमर की मुलाकात शाहीन बाग में कराई। यहाँ उमर ने कहा इस सरकार के रहते हमारा धर्म खतरे में है, हमें बड़ा करना पड़ेगा, पैसों की चिंता न करना, लड़के तैयार करो। जिस पर ताहिर ने कहा वो तैयार है। जो हमने प्लान बनाया है, हम दिल्ली में जगह जगह विरोध प्रदर्शन के नाम पर और सड़कों पर कब्जा करेंगे, रास्ते बंद हो जाएंगे। जब लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी तो कहा सुनी में बड़े पैमाने पर झगड़ा फसाद करेंगे, पूरी दिल्ली हिल जाएगी और सरकार को घुटनों पर आना पड़ेगा। प्लान के मुताबिक ताहिर ने मुस्तफाबाद और मैंने अपने इलाके में लड़कों को इकट्ठा किया और दंगे का सामान इकट्ठा कर तैयार रहने को कहा और ताहिर को 50,000 रुपए दिए थे। मैंने इशरत जहां के साथ मिलकर 13 जनवरी 2020 को कुरेजी में धरना करना शुरू कर दिया और अन्य जगहों पर भी मेरा जत्था था। हमें जब ट्रंप के आने का पता लगा तो हमने 23 फरवरी को जगह जगह धरनों में सड़कें बंद कर दी। लोगों को दिक्कत हुई तो बड़े पैमाने पर झगड़ा फसाद शुरू कर दिया। मैंने 24 फरवरी की रात को ताहिर भाई से हालात पूछे तो उन्होंने बताया उनके इलाके में बड़े लेवल पर प्लान के मुताबिक दंगे हो गए हैं, हिंदुओं के घर जला दिए हैं। दिल्ली की कड़कड़ुमा कोर्ट ने क्राइम ब्रांच द्वारा दायर की गई इस चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है और ये माना है कि जिस तरीके के सबूत और चार्जशीट के अंदर जो तमाम एविडेंस जिसमें कॉल डिटेल्स और फॉरेंसिक रिपोर्ट शामिल है, उससे यही लगता है कि ये सभी लोग इस पूरे दंगे में शामिल थे। इसी आधार पर और जो तमाम बयान हैं उनके आधार पर इन सभी आरोपियों के खिलाफ केस चलाने के लिए आदेश दिया गया है। इससे पहले भी स्पेशल सेल इन सभी लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। आंदोलन लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, आंदोलन लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन जब आंदोलन नकारात्मक लाइन पकड़ लेता है, जैसे नफरत फैलाना, दंगा कराना और देश को बदनाम करना, तो ऐसे आंदोलन पर सवाल तो खड़े होंगे ही। अगर कोई आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड के जरिए 5 मिनट में लोन देने का ऑफर कर रहा है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी एक गलती आपको मुसीबत में डाल सकती है। पुलिस के मुताबिक देश के कई राज्यों में एक ऐसी गैंग एक्टिव है जो पहले मोबाइल ऐप के जरिए लोन देती है और उसे ना चुकाने के नाम पर फिर बदनाम करती है। अब तक बदनामी के डर से कई लोग मौत को गले लगा चुके हैं। ये सिर्फ 5 मिनट में लोन देने वाली उस स्कीम का अंजाम है जिसने तेलंगाना में 5 लोगों की जान ले ली है। पहले पैसे की जरूरत और फिर बेइज्जती के डर का फायदा उठाकर लोन देने वाले गैंग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और इनकी कहानी इतनी दर्दनाक है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मोबाइल ऐप के जरिए इंस्टेंट लोन का मायाजाल कैसे लोगों को फंसाता है ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले तेलंगाना के रामगुंडम के संतोष की कहानी को सुनिए जो अब इस दुनिया में नहीं है। संतोष का कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने इंस्टेंट लोन ऐप के जरिए लोन लिया था और इसे चुकाने में 1 दिन की देरी हो गई। इसके बाद लोन देने वाली कंपनी के लोगों ने संतोष को परेशान करना शुरू कर दिया। पहले गालियां दी गई, फिर फोन से पर्सनल डिटेल निकालकर दोस्तों और रिश्तेदारों में बदनाम करने की धमकी दी गई और बाद में सोशल मीडिया पर बेइज्जती करने की बात कही गई।
इन सारी बातों से परेशान होकर संतोष ने कैमरे के सामने जहर पीकर अपनी जान दे दी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने बदनाम होने के डर से संतोष को मौत को गले लगाना ज्यादा आसान लगा। हाय फ्रेंड्स, నా పేరు సంతోష్ కుమార్। मेरा नाम संतोष कुमार है। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने मोबाइल ऐप के ज़रिए लोन लिया था। मैं पहले पैसे चुका रहा था, एक ऐप में पैसा नहीं चुका पाया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। उन्होंने फ़ोन करके मुझे भद्दी गालियां देकर बात की, जिससे मुझे मानसिक पीड़ा हुई। मेरे फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद हर आदमी का नाम लेकर मुझे धमकाया। मैं अभी भी वो पैसा चुका पाने की हालत में नहीं हूँ। थोड़ा बहुत जो पैसा था वो अस्पताल में खर्च हो गया, इसलिए मैंने आत्महत्या करने का फैसला किया है। मैं अपील कर रहा हूँ कि मेरी हालत को देखकर कुछ लोग इससे बाहर निकल जाएंगे और जो लोग लोन दे रहे हैं वो भी बदल जाएंगे। शुक्रिया दोस्तों। हैरानी की बात यह है कि संतोष ने सिर्फ 51,000 रुपए का लोन लिया था, जो कुछ ही दिनों के अंदर 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गया। अब आप समझ लीजिए महंगे ब्याज वाले इस लोन के पीछे किस तरह की साजिश काम कर रही है। मोबाइल ऐप के जरिए लोन के झांसे में आकर मौत को गले लगाने वाले संतोष की तरह चंद्रमोहन ने भी बदनामी के डर से मौत को गले लगा लिया। चंद्रमोहन ने इंस्टेंट लोन लिया था, लेकिन तय समय पर चुका नहीं पाए और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हैदराबाद सिटी पुलिस साइबर सेल के तरफ से पिछले 48 आवर्स में कुछ ऑपरेशन कंडक्ट किए गए, जिसके तहत इलीगल माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के बारे में पता चला। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में साइबराबाद और सिद्दीपेट में 2 सुसाइड केसेस का रिपोर्ट हुआ, जिससे पता चला कि कुछ इलीगल कंपनी लोन देती है और लोन के बाद उसको रिकवरी के दौरान जो क्लाइंट है उसको डिफेम करती है, उसके कॉन्टैक्ट्स में, उसके फैमिली मेंबर्स में, उसके फ्रेंड सर्किल में, और कभी कभी ये इस लेवल तक जाता है कि ये डिप्रेशन वो क्लाइंट बर्दाश्त नहीं करते हैं और सुसाइड भी कर लेते हैं। तेलंगाना में पिछले कई दिनों से इंस्टेंट लोन ऐप से लोन देने वाली कंपनियों के खिलाफ लगातार मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अब तक अकेले हैदराबाद पुलिस इस तरह के 27 मामले दर्ज कर चुकी है, जबकि अलग अलग इलाकों में करीब 100 केस सामने आ चुके हैं। इंस्टेंट लोन के मामले में पुलिस अब तक चीनी मूल के लोगों सहित करीब 30 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामला सामने आने के बाद हैदराबाद, साइबराबाद और रचकोंडा के पुलिस कमिश्नर ने सर्च इंजन गूगल से संपर्क करके इस तरह के करीब 200 ऐप्स को ब्लॉक करने को कहा है। अब आप ये समझिए कि लोन लेने वाले व्यक्ति को किस तरह से हैरेस किया जाता है। ऐप डाउनलोड करते समय उस व्यक्ति से कॉन्टैक्ट, मीडिया और गैलरी का एक्सेस मांग लिया जाता है। ये सारी जानकारी कंपनी के पास पहुंच जाती है और उसके बाद जैसे ही लोन की मियाद ख़त्म होती है, सारे कॉन्टैक्ट्स को मैसेज जाता है और ये कहा जाता है कि लोन लेने वाला व्यक्ति 420 है। यही नहीं, उसकी गैलरी में जितनी भी फ़ोटोज़ हैं, ख़ासतौर पर महिलाओं की फ़ोटो को मार्फ कर उन्हीं महिलाओं को भेजा जाता है और ये कहा जाता है कि अगर लोन लेने वाले व्यक्ति पर लोन वापस चुकाने का दबाव नहीं डाला गया तो इसे इंटरनेट पर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि कॉन्टैक्ट लिस्ट से निकटतम रिश्तेदारों को फ़ोन कर धमकी दी जाती है कि अगर लोन समय पर नहीं चुकाया गया तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। इतना सब कुछ होने के बाद लोन लेने वाला व्यक्ति तनाव में आ जाता है और वो अपनी जान देने पर उतारू हो जाता है। 5 मिनट में इंस्टेंट लोन आपकी जरूरत को पूरा करने का वो झांसा है जिसमें मुसीबत की शुरुआत लोन लेने के बाद शुरू होती है। सबसे पहले आप इस 5 मिनट में लोन लेने वाली साजिश की ABCD समझिए। इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑफर करने वाली कंपनी मोबाइल ऐप के जरिए लोन ऑफर करती है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। 5 मिनट में लोन देने के बदले में लोन कंपनी 35% तक ब्याज लेती है।
हैरानी की बात यह है कि लोन कंपनी का किसी भी बैंकिंग या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई संबंध नहीं होता है। यानी लोन देने वाली गैंग ऐसे मजबूर लोगों को टारगेट करती है जो पैसे की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारी कर्ज पर लोन लेने को तैयार हैं और इसके लिए वो किसी भी शर्त को मानने से इनकार नहीं करते हैं। बस यहीं से लोन देने वाले गैंग की साजिश शुरू होती है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड की कॉपी और पैन कार्ड की कॉपी ऐप पर अपलोड करनी होती है। इसके बाद कुछ मिनट के प्रोसेस के बाद आपको 1,000 से 50,000 तक का लोन मिल सकता है। ये लोन 7 दिन से कुछ महीनों तक के लिए होता है। इस लोन पर हाई इंटरेस्ट रेट के साथ कई तरह की फीस लगती है। अगर कोई 5,000 का लोन लेता है तो ऐप कंपनी 1,180 रुपए तो सिर्फ प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी के नाम पर ले लेती है। यानी लोन आपने 5,000 का लिया और आपको मिलेंगे 3,820 रुपए। लोन लेने वाले व्यक्ति को लोन तो फटाफट मिल जाता है, लेकिन ब्याज की रकम 35 से 65% तक होती है। यही नहीं, प्रोसेसिंग फी और गेटवे चार्जेस के नाम पर 25% अतिरिक्त रकम वसूल की जाती है। मतलब ये कि लोन चुकाते वक्त व्यक्ति को दुगनी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे मामले अब लगातार बढ़ रहे हैं, तो आरबीआई ने भी इसका संज्ञान लिया है और कहा है कि ऐसे ऐप्स भारत में लोन देने के लिए अधिकृत नहीं है। साथ ही लोगों को इस बात की चेतावनी भी दी गई है कि ऐसे ऐप्स के जाल से वो बचें और साथ साथ पुलिस के साथ मिलकर प्ले स्टोर से ऐसे ऐप्स को हटाने पर भी कार्रवाई की जा रही है। इस तरह के ऐप महीने, हफ्ते, यहाँ तक कि दिन के हिसाब से भी ब्याज वसूलती हैं। लोन लेने वाली साजिश का शिकार हुए बेंगलुरु के आरिफ इकबाल की बात सुनकर आपको इस बात का एहसास होगा कि लोन वाले गैंग किस तरह लोगों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। अपनी मां के इलाज की मजबूरी के चलते आरिफ ने भी इंस्टेंट ऐप से लोन लिया, लेकिन तय मियाद पर लोन नहीं चुका पाए। आरिफ का आरोप है कि इसके बाद लोन देने वाले लोगों ने जीना मुश्किल कर दिया। जान देने पे आमदा ये लोग कर देते हैं। ऐसे करते हैं जैसे कि आपने किसी का कत्ल करके आ गए हो आप, या किसी बहुत बड़ी रॉबरी को आपने अंजाम दे दिया है। ये लोगों में इतना गलत अफवाह फैलाते हैं मेरे नाम से या किसी और के नाम से, वो बंदा जान तो क्या, मतलब मुझे नहीं लगता खुद पूरे परिवार की ही जान ले वो। इतने गंदे से वो लोग जो है हरास करते हैं। आपको जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उस पर एक मैसेज पहले सर्कुलेट किया जाएगा। मेरी कहानी में वही हुआ है। मेरे बिल्कुल भाइयों को फ़ोन किया गया था और उनको मेरे फ़ोटो के साथ एक चोर, डिफ़ॉल्टर, ये सब लिखा गया और मेरे भाई का नाम और उनका जो मोबाइल नंबर है एक फ़ेक एग्रीमेंट के साथ बनाकर उन्होंने उनको व्हाट्सअप किया हुआ था, जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। उसमें लिखा गया था कि आप इनके भाई हो, आपका नाम इन्होंने दिया हुआ है गारंटियर के बतौर, इन्होंने 1 लाख का लोन लिया हुआ है, 2,000 नहीं या 3,000 नहीं, इन लेते हैं 2-3 या 4,000 रुपया मैक्सिमम। तो ये देते हैं, फिर धमकियाँ उसके साथ भेजते हैं और बोलते हैं, उनको बाकायदा एक लीगल नोटिस देने के बाद फिर लिखा जाता है ये चोर है, इनसे कोई आप संबंध मत रखिएगा, ये आपके साथ भी कर सकता है। इसने बहुत सारे लोगों के साथ किया हुआ है। कुछ इसी तरह का मैसेज मुंबई के रहने वाले आतिश के पास आया था। आतिश का आरोप है कि इस मैसेज में लोन के नाम पर साफ साफ बदनाम करने की धमकी दी गई है, जिसमें लिखा है कि पैसा ना देने पर कॉन्टेक्ट लिस्ट में मौजूद सभी लोगों को लोन ना चुकाने का मैसेज भेज दिया जाएगा। इस साजिश के अकेले आतिश ही शिकार नहीं हुए हैं। पैसे की जरूरत में आकर बहुत से लोग लोन लेकर अपनी जिंदगी में बड़ी मुसीबत का शिकार हो गए हैं। अपनी पहचान छुपाने की शर्त पर लोन कंपनी की सच्चाई बताने वाले इस शख्स ने नौकरी चले जाने के बाद लोन लेने की सोची, लेकिन ये बहुत गलत फैसला साबित हुआ। मेरी तो जॉब चला गया था 2-3 महीने से, तो किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि देख ऐसे ऐसे लोन मिलता है, तो उसी ज़रिए हमने लोन लिया ऐप ज़रिए। तो उसमें ऐप जब लेते समय उसमें बहुत सारी कंडीशन थी उनकी कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके फ़ोन मेमोरी जो भी है, तो उस समय चलिए पैसे की ज़रूरत थी तो हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो उसके बाद ऐसे हुआ 7-7 दिन भरने की जब टाइम आया है, तो उस पीरियड में भर नहीं पाए, तो उन्हीं के लोन के ज़रिए, मतलब उन्हीं के ऐप ज़रिए दूसरे ऑफर्स आए गए
कि एक लोन भरने के लिए हमें कैसे होता था कि एक लोन 4,000 का मिलता था, तो 4,000 अप्रूव होता था, उसमें हमें मिलता था 2-2.5 हज़ार रुपया। तो वो लेकिन भरने के टाइम में हमें 7 दिन में पूरा 4,000 भरना पड़ता था। जब मैं एक दिन भी लेट होता था तो कोई ग्रुप बना देते थे, ये बंदा चोर है, ये पैसा नहीं भर सकता है। फैमिली मेम्बर्स में लेडीज़ को ऐड कर देते, तो लेडीज़ को ऐड करके बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते थे। लॉकडाउन में जॉब जाने के बाद जुलाई महीने में पहली बार इन्होंने लोन लिया। 1 हफ्ते में पैसा चुकाना था, लेकिन जब पैसा नहीं लौटा पाए तो इसी लोन कंपनी ने अपने दूसरे ऐप से लोन पर पैसे लेकर पहला वाला लोन चुकाने के लिए कहा, लेकिन प्रोसेसिंग फीस और दूसरे चार्जेस के नाम पर लोन अमाउंट का 30 से 40% पैसा ही काट लिया जाता था। इस तरह मुंबई में बहुत से लोग लोन के जंजाल में फंसते चले गए। नागरिकों को चेतावनी है कि कुछ ऐप्स और वेबसाइट्स है जो कई नागरिक जिनको पैसे की इमीडिएट ज़रूरत है उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इमीडिएट लोन्स देते हैं। ये नागरिकों को अच्छी सुविधा होती है, लेकिन बाद में जब रीपेमेंट की प्रश्न आता है तब ये ऐप्स और वेबसाइट से इन नागरिकों की तकलीफ होती है, इनको हैरेस किया जाता है, ऐसा प्रकार हो रहे हैं। तो सारे नागरिकों को चेतावनी है कि ये ऐप्स और वेबसाइट से सावधानी रहें। कई लोग पहला उधार चुकाने के लिए दूसरे ऐप और दूसरा उधार चुकाने के लिए तीसरे ऐप से लोन ले लेते हैं और इसी के साथ इन लोन ऐप्स के जाल में फंसते चले जाते हैं। अगर आप भी ऐप के जरिए लोन लेने का मन बना रहे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि लोन के नाम पर इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। अगर लोन की जरूरत है तो कोशिश कीजिए कि बैंकों के जरिए ही लोन लिया जाए, वरना बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। थोड़ी ही देर में किसानों और सरकार के बीच 8वें राउंड का संवाद होना है। दिल्ली के विज्ञान भवन से लाइव रिपोर्ट एक छोटे से ब्रेक के बाद।